हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ मीडियम क्लास चैप्टर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय हमारा कंटिन्यू है। इसके अंदर हिटलर को सत्ता मिलने के बाद पुनर्निर्माण किस तरीके से जर्मनी के अंदर हुआ, कोशिशें की गई, क्या परिणाम हुए और आगे क्या परिणाम हुए, ये आज हम देखेंगे पुनर्निर्माण टॉपिक के अंदर। तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हेल्मर शाख्त को सौंपी कि किसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था उसमें सुधार लाया जाए, क्योंकि वाइमर गणराज्य के अंदर हमने देखा कि बहुत आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फैल रही थी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया कि सरकारी पैसों से ही हम उत्पादन करेंगे और रोजगार देंगे सभी लोगों को। तो ये लक्ष्य तय किया गया और मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फोक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। ये फोक्सवैगन कार आप देखते हैं वो इसी परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, पोस्टर से घोषणा की गई थी आपकी फोक्सवैगन, और लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। ऐसे उनको सपने दिखाए गए। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, यानी उससे अलग हो गया। 1936 के अंदर राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया। एक जन एक साम्राज्य एक नेता, ये नारा था कि एक ही जनता होनी चाहिए और एक ही साम्राज्य एक ही नेता। इस नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी के अंदर मिला लिया। ये आप देख रहे हैं जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया। ये 1942 का नक्शा है यूरोप का। उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी स्टेनलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके अंदर यहाँ स्टेनलैंड प्रांत है, उसके ऊपर कब्जा किया। फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही हड़प लिया उसके बाद। तो इस दौरान उसे इंग्लैंड का खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को ऐसा लगता था कि वर्साई संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। घरेलू और जो विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबी से ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जर्मनी ने अपना विस्तार किया, ऑस्ट्रिया को अपने अंदर मिलाया, चेकोस्लोवाकिया को भी, और घरेलू मोर्चों पर भी उसको कुछ कामयाबी मिली थी, क्योंकि अर्थशास्त्री उन्होंने लक्ष्य तय किया कि हम 100% उत्पादन और रोजगार देंगे। तो ऐसा लगा रहा था कि जर्मनी की अब नीति पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। शाख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। अब यहाँ एक दो स्थितियां हैं कि जब देश के अंदर सेना और हथियारों पर ज्यादा खर्च किया जाएगा तो बाकी कार्यों के अंदर खर्च नहीं किया जा सकेगा। तो शाख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा खर्च नहीं किया जाए, बल्कि देश के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन जो नाज़ी जर्मनी में ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता था जो साम्राज्यवाद में रोकते थे, यानी हिटलर को जो रोक रहे थे अपना साम्राज्य फैलाने से आगे। हिटलर चाहता था कि दूसरे देश को भी हम अपने अंदर मिला लें। शाख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। हिटलर ने क्या सोचा कि राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करें, कि जो जर्मनी है वो ज्यादा से ज्यादा देशों को जीतेगा, उसके कब्जे में होंगे, फिर उनके संसाधन हम कब्जे में लेके और देश का हम विकास कर सकते हैं। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और पोलैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि पोलैंड के पक्ष में थे फ्रांस और इंग्लैंड। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी इटली और जापान क्या है, जर्मनी के साथ आ गए हिटलर के समर्थन में। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर हिटलर का दावा और मजबूत हो गया, और यूरोप के ज्यादातर देश थे वहां पर जो लोग नाज़ियों का समर्थन करते थे, उन सरकारों को वहां पर बिठा दिया गया, कठपुतली सरकारें जो कि हिटलर के कंट्रोल में थी। और 1940 के अंत तक हिटलर क्या है अपनी ताकत के शिखर पर था, यानी यूरोप के अंदर उसका काफी दबदबा था, खासकर पश्चिमी यूरोप के अंदर।
अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर लिया। जो उसका सदा से सपना था कि पूरे यूरोप पर अपना कब्जा किया जाए, तो पूर्वी यूरोप यानी रूस की तरफ उसका ध्यान गया कि रूस को भी अपने कब्जे के अंदर मिला लेना चाहिए। तो वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1939 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया गया, और यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वह बच नहीं पाया। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाकों चने जबवा रही थी। इस मानचित्र के अंदर यदि हम देखें तो जो पूर्वी मोर्चा था उसके अंदर तो सोवियत संघ की सेनाएं सामने खड़ी थी, और इधर से देखें तो ब्रिटेन भी हमले कर रहा था, तो दोनों तरफ से ये घिर गया था। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी उनको परास्त कर दिया, और सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया। अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे, यानी जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी तक समूचे पूरे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया, यानी पूरे यूरोप के अंदर जो पूर्वी यूरोप था उसके अंदर क्या है, सोवियत संघ का ही दबदबा बना रहा। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। पहले विश्व युद्ध की वजह से ही उसके अंदर क्या है, आर्थिक समस्याएं थी, तो दोबारा ऐसी समस्याएं नहीं झेलना चाहता था, लेकिन लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था, क्योंकि पूर्व के अंदर जापान की ताकत भी फैलती जा रही थी, और ऊपर रूस भी काफ़ी अपना दबदबा बना रहा था। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया, और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर अपने हमले की पूरी योजना बना ली थी। तो जापान की ताकत काफ़ी फैल गई थी। अब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध के अंदर कूद पड़ा। अमेरिका ने देखा कि प्रशांत महासागर के अंदर जो जापान का कब्जा है वो दबदबा ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो दूसरे विश्व युद्ध के अंदर कूद पड़ा, और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरा विश्व युद्ध, उसके अंदर क्या हिटलर की पराजय हुई, और इसके अतिरिक्त अमेरिका ने परमाणु बम भी गिराया जापान के हिरोशिमा शहर पर। तो ये छोटा सा ब्यौरा है द्वितीय विश्व युद्ध का। इसके संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर अपनी कहानी हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। युद्ध के दौरान कैसे नाज़ियों ने आम जनता पर जो जुल्म ढाए थे उसकी कहानी, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।